आज हम दो सिस्टम पढ़ेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, एक सिंपल पेंडुलम और दूसरा स्प्रिंग मोशन इन ए स्प्रिंग। तो वी कैन टेक आइदर वन। तो पहले लेते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, सबसे पहले सिंपल पेंडुलम हम किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल पेंडुलम में देयर इज ए पॉइंट मास, जितना छोटा हो सके उतना छोटा पॉइंट मास, सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिजिड बेस। ये रिजिड बेस है, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की तीन स्पेशलिटी है, दैट दिस स्ट्रिंग इज फ्लेक्सिबल एंड वेटलेस, फ्लेक्सिबल, वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल, जब हम इसमें वेट लगाकर छोड़ेंगे तो ये खींचकर लंबी नहीं होगी, ठीक है। जब ये ऐसा झूलेगी, कहीं पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी फोर्स कहीं ज्यादा होगा, कहीं पे फोर्स कम होगा। तो कम या ज्यादा फोर्स होने से इसकी लेंथ में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इनएक्सटेंसिबल। दूसरा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको आप ऐसा मोड़ देंगे वैसे ही रह जाएगी, जैसा भी मर्जी उसको मोड़ दीजिए, हमने ऐसा ऐसा कर दिया तो ये ऐसे ही रह जाएगी। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो हम मोड़ के हाथ हटाएंगे, वो सीधी हो जाएगी, फिर से थोड़ा सा उसमें टेंशन रहेगा। तो हम क्या चाहते हैं, ये कैसी रहे, फ्लेक्सिबल। तीसरा वेटलेस, हम चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम का मास हमारी कैलकुलेशन के अनुसार इसके सेंटर में ही होना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि मास इसके सेंटर में है तो इसका मास 0 होना चाहिए, अदरवाइज इन दोनों मेंबर्स के मास को मिला के हमको सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा। फिलहाल सिंपल पेंडुलम में हम इसको मास वेटलेस मान लेते हैं, मासलेस मान लेते हैं। जब आगे कॉम्प्लेक्स पेंडुलम्स आएंगे तो कॉम्प्लेक्स पेंडुलम जिसकी घड़ियां बनती हैं, दूसरे काम होते हैं, उसमें ये जरूरी नहीं है स्ट्रिंग हो, इसमें लकड़ी का भी लगा रहता है। तो उसके कारण हमको फिर दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है, दैट इज इफेक्टिव पॉइंट ऑफ मास। ओके, तो ये है इसकी स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग की लेंथ L। ये जो बेस है जिसके साथ हमने इसको सस्पेंड किया है, इस बेस को रिजिड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पेंडुलम चलता है तो बेस भी ऐसा ऐसा होता है, ये नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या है, रिजिडनेस। तो बेस कैसा होना चाहिए, रिजिड। स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल, वेटलेस, इनएक्सटेंसिबल। और ये मास जितना छोटा हो सके उतना अच्छा है। ये मास इतना होना चाहिए कि इसमें एक टेंशन बनाकर रखे। ओके, इसको नॉर्मली हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं वी कॉल इट बॉल। अच्छा, अब ये एक सिंपल पेंडुलम होता है। नाउ व्हाट डज इट डू, आंसर है इट ऑसिलेट्स। ये रिजिड बॉडी, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये यहां रुका हुआ है। अब यहां से हमने इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके हम यहां तक इसको लेकर आए और यहां लाकर हमने इसको छोड़ दिया। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा। क्यों वापस जाएगा, कोई भी चीज यहां पर हम लाए, इसकी वेलोसिटी हमने 0 कर दी, 0 वेलोसिटी करने के बाद इसको छोड़ दिया, छोड़ने से ये वापस जाता है। क्यों वापस जाता है, इसमें मोशन आता है। क्यों मोशन आता है इसमें, तो आंसर है न्यूटन्स लॉ हमको ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, खड़े हुए ऑब्जेक्ट में मोशन तभी आएगा जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। तो हमको सोचना है कि इसमें कौन सा फोर्स है जो इसको वापस ले जाता है। राइट, mg फोर्स है, mgh एनर्जी होती है।
ओके, तो इसमें जो फोर्स इसको इधर ले जाता है उसकी कैलकुलेशन देखिए। mg हमेशा किधर काम करता है? डाउनवर्ड। ये mg इधर डाउनवर्ड करता है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो हम mg के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। बताइए ये कंपोनेंट कितना होगा? करेक्ट। और इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? mg साइन थीटा, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो कि यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर बना और ये है। ओके, mg cos थीटा इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश करता है, ये इधर नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही ये इधर जाने की कोशिश करता है, ये जो स्ट्रिंग है ये एक उल्टा फोर्स पैदा कर लेता है, और इस फोर्स को आप सब पहचानते हैं। व्हाट इज दैट? टेंशन। इट इज अ फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो ये उल्टा टेंशन फोर्स पैदा कर लेता है, जो कि इसको बैलेंस कर लेगा, तो ये ना इधर जाएगा और ना इधर जाएगा। अब दूसरे कंपोनेंट पे आइए, mg sin थीटा। mg sin थीटा इसको इधर ले जाने की कोशिश करता है, इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यही इसका नेट फोर्स बन गया, और इस नेट फोर्स के कारण ये चलेगा। कोई भी चीज कब मूव करती है? जब उस पर एक नेट फोर्स लगता है, और उस नेट फोर्स के कारण उसमें एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो दिस विल स्टार्ट मूविंग। ये वाले फोर्स की डायरेक्शन देखिए, अगर आप इसको r मानेंगे तो इस r के साथ यहां पर ये टेंजेंशियल है, यानी ये फोर्स इस r की ही डायरेक्शन में है। यहां इधर है, यहां जाएगा इधर हो जाएगा, यहां जाएगा इधर हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये इसको कहां ले जाएगा? सेंटर पर ले जाएगा। तो एक चीज आपको याद हो गई, विच इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशन इन सिंपल पेंडुलम? mg sin। पक्का याद रखिए। व्हाट इज mg? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, उसका वेट, mg इज द वेट। वेट का एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? mg sin थीटा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल to take the pendulum back to its mean position, and that is responsible to start the motion. ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज, ये मोशन के कारण इसमें एक्सेलरेशन होगा, स्पीड आएगी, और ये यहां पहुंचेगा। जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां पहुंचकर ये वैल्यू इसकी, ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? जब ये यहां पहुंच जाएगी स्ट्रिंग, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। mg sin थीटा कितना हो गया? 0। लगने वाला फोर्स कितना हो गया? 0। तो जब ये यहां पहुंच जाएगा तो इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो गया, तो इसको खड़े हो जाना चाहिए। खड़ा होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब इसको एक्सप्लेन करना, बताइए। ड्यू टू विच फिनोमेना? ठीक बोल रहे हैं, बोलो। इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज करेक्ट। यहां से ये चलते हुए आया है, यहां आते आते इसके पास मोशन आ गया है। अगर मोशन आ गया है तो वो क्यों रुकेगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज ए बॉडी इन मोशन विल कीप इन मोशन, इसलिए इनर्शिया के लॉ से इट कीप्स ऑन मूविंग। जैसे ही ये मीन पोजीशन को पार करके यहां पर आता है, ये थीटा इस तरफ बनता है। अगर इधर थीटा बनेगा तो mg sin थीटा की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अगर mg sin थीटा की डायरेक्शन इधर हो जाती है तो ये डायरेक्शन अब कैसी हो गई? उल्टी हो गई। ये अब इसको इस तरफ काम करती है, जबकि ये जा किधर रहा है? इस तरफ। अब ये इधर जाता है, फोर्स इधर काम करता है, तो ये फोर्स उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? उल्टी डायरेक्शन में लगता है तो उसको डिक्रीज करेगा। तो जो इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कम होते जाती है।
कम होते 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 और थोड़ी दूर में आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब ये रुक गया, लेकिन mg sin थीटा ने काम करना नहीं छोड़ा। mg sin थीटा अभी भी इधर काम कर रहा है। इस mg sin थीटा नेट फोर्स के कारण ये यहां से फिर ऐसे चलना शुरू करता है। यहां से चलना शुरू किया, एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, मीन पोजीशन पे पहुंचा और मीन पोजीशन पे पहुंच के mg sin थीटा की वैल्यू तो क्या हो गई, जीरो, क्योंकि थीटा जीरो हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट रुका नहीं, क्यों नहीं रुका, इनर्शिया के कारण। और ये मीन पोजीशन को ओवरशूट कर गया। ओवरशूट समझ रहे हैं, उसको क्रॉस करके आगे चला गया। ठीक है, अब पूरे साइकिल को एक बार रिपीट करते हैं। नंबर 1, स्टार्ट कैसे करेंगे, ऑसिलेशन को स्टार्ट कैसे करेंगे। एक पेंडुलम खड़ा है, उसको बोलने से वो नहीं चलता है, क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गिव इट एनर्जी। कैसे एनर्जी देते हैं, पकड़ते हैं और ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको ऊपर लेके जाते हैं। हमने उसको mgh एनर्जी दी, क्योंकि जब ऐसा जाएगा तो फोर्स के अगेंस्ट थोड़ा चलेगा, इट विल गेट सम पोटेंशियल एनर्जी। यही एनर्जी उसको लास्ट तक चलाएगी, राइट। तो उस एनर्जी के लिए हमारा एक्शन क्या है, हमारा एक्शन है मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना। ओके, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। So how do we start a pendulum? We displace it from its main position on any one side and then leave it. It has got some energy from our body. Okay. Now there is a force acting on it towards main position. Because of that force, this is a net force. mg cos theta is balanced by tension, while mg sin theta become the net force. Due to this net force, it has acceleration. Due to this acceleration, it has velocity. क्योंकि velocity क्या होती है, v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus as। जहां a आएगा वहां पर velocity build-up शुरू होगी। तो ये velocity आ गई। This velocity goes on increasing and it comes near the mean point. When it reaches the mean point, theta becomes zero and now this restoring force mg sin theta also becomes zero. But pendulum do not stop. Why do not stop? Due to which phenomena? Inertia of motion. Because of inertia of motion, it overshoots. Overshoots शब्द याद रखना है। It overshoots mean position and goes to the other side. The moment it crosses mean position, theta is again created. Because of that theta, there is a force in which direction? Opposite direction. Now the direction of force is opposite and it is trying to stop the motion. After some time, the motion stops. This is another extreme. The motion has stopped, but force keep on working. Acceleration keeps on working. क्यों? क्योंकि थीटा तो जीरो नहीं हुआ। ओके, उस थीटा के कारण साइन थीटा है, इसके कारण mg साइन थीटा है। दिस फोर्स कीप ऑन वर्किंग एंड बिकॉज ऑफ दैट इट रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। व्हेन इट रीचेस ओरिजिनल पोजीशन, अगेन इट ओवरशूट्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। सो द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। इस साइकिल के दो मेन पोजीशन आप याद रखेंगे। जब ये एक्सट्रीम पर है तो कौन चालू है और कौन बंद है, mg sin theta is working and what is not working, velocity वो बंद हो गई है। ओके, इन्हीं दोनों चीजों को फोर्स इसको कहां लेके आता है, मीन पोजीशन पे। जब मीन पोजीशन पर आ गया, इन दोनों का फेट बताइए। mg sin थीटा क्या हो गया, जीरो। कौन काम करना शुरू कर देता है, वेलोसिटी। उस समय चलाता कौन है, वेलोसिटी। वो अपनी डायरेक्शन में लेगी, फिर एक्सट्रीम में पहुंचा, कौन जीरो हो गया, वेलोसिटी। कौन वर्किंग है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑसिलेशन एंड इट इज वर्किंग।
एक्सट्रीम में mg sin थीटा खींच के लाएगा सेंटर तक, सेंटर आते आते वो खुद जीरो हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी दे जाएगा। वो वेलोसिटी अपनी वेलोसिटी इनर्शिया के कारण उसको ओवरशूट करा के दूसरी तरफ ले जाएगा, फिर वहां से फोर्स उसको वापस लाएगा। सो देयर इज ऑलवेज ए फोर्स mg sin theta. What is the direction of mg sin theta in this sequence? Towards, very good. तो अगर इसमें पूछा जाएगा what is the direction of mg sin theta, is it towards left or towards right, तो हमारा आंसर होगा it is towards mean position, right? It is always towards mean position. इधर जाएगा तो इधर खींचेगा, लेफ्ट जाएगा तो इधर खींचेगा। ओके, सो दिस इज हाउ सिंपल पेंडुलम वर्क्स। तो कभी इसकी अगर वर्किंग आती है हाउ सिंपल पेंडुलम वर्क, ये आपको पूरी सीक्वेंस लिखनी, चारों चीजें समझा के। अच्छा, उसके बाद अगर ये ऐसे ऑसिलेट करता है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला हमें बताता है T is equal to 2 pi root y upon a. What is y? Displacement, and what is a? Acceleration at that instant. लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अभी हमने ये बताया कि ये पेंडुलम चलेगा, चलने दो, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हम अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया है। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हम टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो नाउ आवर जॉब इज to prove that this is a simple harmonic motion. So now we will do derivation for time period. Okay, ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसको मैं थोड़ा फिर से साफ बना देता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हमने माना x और इसकी लंबाई है m। थीटा एक छोटा सा एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर इसका रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? रिस्टोरिंग फोर्स F is equal to mg sin theta। Here F फोर्स मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज mg sin theta, and m is cancelled. K is equal to g sin theta. Now for very small angles, theta is equal to sin theta is equal to tan theta। ये तीनों रेशियो बराबर होते हैं छोटे एंगल्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं रेडियन में। अगर रेडियन में थीटा लेंगे तो रेडियन में थीटा को कैसे नापा जाता है? आर्क अपॉन रेडियस। हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द आर्क? x एंड हाउ मच इज रेडियन? l, रेडियस l। सो थीटा, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा एंड थीटा कैन बी रिटन एज x अपॉन l। सो अब ये क्या बना? g इंटू थीटा। Therefore a is equal to, ये वाला आर्गुमेंट लगाने से a is equal to g और थीटा की जगह क्या लिख देंगे? x अपॉन l। ओके, नाउ A is equal to g x upon l. Now g, what is meant by g? Acceleration due to gravity।
ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, is the value of G changing? Answer no. So G is a constant for this oscillation. Similarly, the value of L is not changing throughout the oscillation. इसलिए L भी क्या है? Constant. तो वेरिएबल कौन है? Very good. X is a variable, theta is a variable. Okay. So acceleration is equal to G x upon L. That is acceleration is equal to G upon L into x. अच्छा. Acceleration और x किस तरफ इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पर towards right. Acceleration किधर काम कर रहा है? Towards left. Therefore, when we put the values, we can put a minus sign. So A is equal to minus GL into X. Negative sign shows that A is opposite. A is opposite to X. A is opposite to X. Okay. A कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? Acceleration. X कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? Displacement. So we can write here acceleration is proportional to displacement. और सामने साइन क्या है? माइनस. Now there is a motion. इधर ध्यान दीजिए. There is a motion in which acceleration is proportional to displacement and it is opposite in direction. ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? Simple harmonic motion. So we will write here this is minimum condition for simple harmonic motion. Therefore, this is simple harmonic motion. और अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हर फॉर्मूला हम इस मोशन में फिट कर सकते हैं और हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक है. वो क्या है? दैट T is equal to 2 pi root displacement upon acceleration. ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, इसको हमने यहां फिट कर दिया. लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू लेकर आएंगे यहां से. ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट. ये क्या है? एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन कितना हुआ? माइनस को छोड़ दीजिए, दैट इज डायरेक्शन. वेरी गुड. इससे हमको क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू L अपॉन G. इसको हम कर देते हैं नंबर 1 और यहां एक्सप्लेनेशन दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x अपॉन a. x अपॉन a इज इक्वल टू L अपॉन. ठीक है. अब इस वैल्यू को ये इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए. Therefore, इक्वेशन 2 T is equal to 2 pi root L अपॉन. ये आ गया. This is equation for the time period of pendulum. Equation for time period of pendulum. What is the condition? What is the condition so that this formula is correct? This formula can be applied for simple harmonic motion. Can we apply it in all the cases of pendulum? In all the cases of pendulum oscillation? No. तो restriction बताइए, कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ नहीं होगा?
यस, वेरी गुड। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इट शुड बी स्मॉल। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने एक कंडीशन ली है फॉर स्मॉल एंगल्स। अगर ये एंगल स्मॉल है तो थीटा साइन थीटा के बराबर है और टेन थीटा के बराबर है, तब हमने इस साइन थीटा को हटा के क्या ले लिया, x अपॉन एल। अगर ये एंगल बड़ा हो जाएगा तो x अपॉन एल साइन थीटा के बराबर नहीं होगा। उस समय साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों की वैल्यू थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है, तो हम नहीं रख पाएंगे उसको। समझ में आया? So this is the problem. So this formula is applicable only for small values of theta. Note कर लीजिए। Limitation. This formula is applicable only for small values of theta. उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, that time period of oscillation depends upon what and does not depend upon what. इधर से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक पेंडुलम है, इसको हमने यहां से डिस्प्लेस किया 1 सेंटीमीटर, it comes back in 0.1 सेकेंड। कितना दूर हटाया है? 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेकेंड में वापस आ गया। अब हमने इसको यहां से ये 3 सेंटीमीटर दूर किया, 3 सेंटीमीटर, और ये कुछ टाइम में वापस आएगा, t टाइम में ये वापस आ गया। ये t टाइम 0.1 से ज्यादा है, कम है कि बराबर है? क्या लगता है? क्या किया है हमने? पहले एम्पलीट्यूड कितना रखा था? 1। अभी एम्पलीट्यूड कितना कर दिया? 3। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस। पहले हम एक्सट्रीम कहां ले गए थे? 1 पे। अब एक्सट्रीम कहां ले गए हैं? 3 पे, और हमने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, छोड़ दिया, तो ऐसा बड़ा बड़ा झूलने लगा। अब बताइए उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, कम होगा कि बराबर होगा? ओके, तो आप लॉजिक लगाते हैं कि इतनी दूर से आएगा, पहले सिर्फ 1 सेंटीमीटर आना था, अब 3 सेंटीमीटर आना है, डिस्टेंस बढ़ गया। बाकी सब चीजें वही हैं। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो टाइम का क्या होता है? टाइम बढ़ता है कि कम होता है? एक चलने वाली चीज का डिस्टेंस बढ़ गया तो टाइम बढ़ जाता है। जैसे मैंने 1 किलोमीटर जाना है और मेरी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, कितने घंटे में पहुंचा? 1 घंटे में। अच्छा, अब मैंने 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर, और मेरी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर में पहुंचा? आधा घंटा। टाइम बढ़ गया कि कम हुआ? कम। तो आप नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस बढ़ने से टाइम बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ने से टाइम बढ़ता है कब? जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। लेकिन मैंने अपनी वेलोसिटी बदल दी, 1 की बजाय 4 कर। ये एक चीज याद रखिए, जब भी आप वेरिएशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज देखते हैं, डिपेंडेंसी बिटवीन 2 क्वांटिटीज देखते हैं, दिस इज कंपलसरी कि बाकी सब चीजें स्टैंड स्टिल होनी चाहिए, बाकी सब चीजें स्टेशनरी होनी चाहिए, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे एक बड़ा आदमी, एक एथलीट है, जैसे ओलंपिक चैंपियन 100 मीटर का, क्या मैं उससे रेस में जीत सकता हूं? क्या मैं उससे पहले टारगेट पॉइंट पे पहुंच सकता हूं? आंसर है यस, मैं पहुंच सकता हूं। क्या शर्त है? वो वहां से दौड़ेगा, मैं यहां से दौड़ूंगा, वो टारगेट है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? दोनों का टाइम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमने डिस्टेंस को तो कांस्टेंट नहीं रखा, तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। फेयर कंपैरिजन की शर्त क्या है? कि बाकी हर चीज कांस्टेंट होनी चाहिए।
तब आप कंपैरिजन कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। एनीवे, फिर से यहाँ पे आइए, डिस्टेंस बढ़ गया है। अगर डिस्टेंस बढ़ गया है तो हम जनरल दिमाग में हमारे क्या आता है, टाइम बढ़ना चाहिए, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो हमारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? तो हमारा सोचने का तरीका फिजिक्स में बहुत सिंपल होता है, गो फॉर फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। हम किस चीज को कंपेयर करना चाहते हैं, टाइम को, तो टाइम के फॉर्मूला को देखिए, ये रहा टाइम का फॉर्मूला। इस टाइम के फॉर्मूले में पहली बार आप x कितना ले रहे हैं, 3 1, दूसरी बार x कितना लेना है, 3, तो यहाँ पे पहली बार x को 1 रखो, दूसरी बार 3 को रखो। अब आप रखने जाओगे तो क्या पता लगेगा कि इस फॉर्मूला में तो x है। अगर इस फॉर्मूला में x नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड नहीं है, तो इसका मतलब है इस क्वांटिटी को एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम 3 सेंटीमीटर में लगेगा। दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये इसका मतलब। तो जो क्वांटिटी हमारे फॉर्मूले में फिगर नहीं करती, उस क्वांटिटी को आप 10 गुना करो कि 20 गुना करो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? जैसे अगर आपकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में पहुंचेंगे? 1 घंटे में? मैं बोल रहा हूं नहीं, हम कार में नहीं जा रहे, हम बस में जा रहे हैं। आप बताओ कितनी देर में पहुंचेंगे? तो आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है? 1000 किलो की कार है, 10,000 किलो की बस है, तो हम बोलते हैं साइकिल में चलते हैं, वो 5 किलो की होती है। लेकिन हमारी स्पीड 40 किलोमीटर है, डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, साइकिल में जाएंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे? तो हम वेरी किसको कर रहे हैं? हम वेरी मास को कर रहे हैं। साइकिल का मास, कार का मास, बस का मास को बदल रहे हैं। पर जो हमारा फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसमें तो मास आता ही नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बड़ी सीधी सी बात है, आपको समझ में आती है, लेकिन उसको प्रिंसिपल में आपको याद रखना है कि जिस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो फॉर्मूला में नहीं आती है तो क्या लेना है? इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज हियर। तो चूंकि यहां पर x नहीं है, चूंकि यहां पर एम्पलीट्यूड a नहीं है, सो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका ये मतलब, अच्छा तो फिर टाइम डिपेंड किस पे करता है? यस, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर यहां पर मैंने एक पेंडुलम लटकाया, उसको थोड़ा सा ऐसा करके छोड़ दिया, वो ऐसे गया वापस आया 1 सेकंड में, तो मैंने ऐसा बढ़ा के छोड़ा, अगर इतना बड़ा ऐसा जाएगा तो कितना टाइम लेगा? 1 सेकंड। फिर से ठीक है, छोड़ा तो छोटा कर दिया, ऐसे ऐसे हो रहा है, अब भी कितना टाइम लेगा? 1 सेकंड। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों को यह आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा बड़ा आसानी से हो सकता है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है ये अपनी वेलोसिटी कम रखता है, और जब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है तो वेलोसिटी ज्यादा कर देता है। किस चीज को मेंटेन रखता है? टाइम। तो टाइम किस पर डिपेंड करता है? लेंथ। अगर मुझे टाइम बदलना है तो मुझे क्या बदल देना चाहिए? लेंथ, राइट? अब बताइए, अब हम वेरिएशन पे आ जाते हैं। अगर लेंथ को अगर मुझे टाइम पीरियड को डबल करना है, टाइम पीरियड को डबल करना है, तो लेंथ कितनी बढ़ानी चाहिए? 4 टाइम्स। इसको t को डबल करना है तो इसको 4 करेंगे, तो 4 का रूट कितना होता है? 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से टाइम को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ये किस पर डिपेंड करता है? लेंथ एंड ओनली लेंथ, और कोई चीज काम नहीं करती। ये पेंडुलम में, ये आपको याद रखना। हाँ, g की वैल्यू इट डज अफेक्ट। अगर हम यहां से हिल्स पे चले जाएंगे तो वहां g की वैल्यू कम हो जाएगी हाइट पे। अब ये बताइए, g की वैल्यू कम होने से टाइम पीरियड का क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इसको याद रखिए। और एक चीज, अब हम आते हैं पेंडुलम का यूज। अभी तो नहीं, लेकिन पुराने जमाने में हम लोग पेंडुलम का यूज घड़ी बनाने में किया करते थे।
तो घड़ी बनाने के लिए, क्लॉक बनाने के लिए पेंडुलम को क्यों यूज करते थे? तो इसका आंसर है बिकॉज फॉर एवरी वन ऑसिलेशन इट्स टाइम पीरियड इज कांस्टेंट। ये थोड़ा सा चले या ज्यादा चले, टाइम बिल्कुल एक समान लेता था, इसलिए इसकी काउंटिंग एक्यूरेट होती थी, इसलिए इसको लिया जाता है। रीजन समझ में आया व्हाई पेंडुलम वाज टेकन? ओके, अब उस पेंडुलम को हम सेट करते थे। कैसे सेट करते थे? ऐसे सेट करते थे कि एक एक सेकंड कांटा आगे बढ़ता जाए, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। अब ये जो 1 सेकंड कांटा आगे बढ़ता था, इसका तरीका क्या था? इसका तरीका था, ये एक पेंडुलम ऐसे लटक रहा है, ये पेंडुलम ऐसे गया, ये कांटा 1 सेकंड बढ़ गया, फिर ये पेंडुलम ऐसा आया, ये फिर 1 सेकंड बढ़ गया, फिर जितनी बार मीन पोजीशन से पार होगा उतनी बार कांटे को वो एक एक सेकंड बढ़ाता जाएगा। सिचुएशन को सोचिए और मुझे बताइए कि ऐसे पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना? हाँ ठीक, कितना? 2 सेकंड, करेक्ट। 2 सेकंड क्यों? एक बार ऐसे गया और आया, क्या ये एक ऑसिलेशन है कि आधा ऑसिलेशन है? आधा। फिर गया फिर आया, अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन इसको कितनी बार पुश किया इसने? 2 बार। तो एक ऑसिलेशन में 2 बार पुश करेगा, जब ये इसको एक बार पुश करेगा तो कांटा 1 सेकंड आगे गया, दूसरी बार किया तो 1 सेकंड आगे गया। तो अगर हम 2 सेकंड टाइम दिखाना चाहते हैं एक ऑसिलेशन में, तो हमको कैसा पेंडुलम लेना चाहिए जिसके एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो? 2 सेकंड। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, उसका नाम सेकंड पेंडुलम होता है। So, what is a second pendulum? नोट कर लीजिए, second pendulum is the one which has time period 2 seconds. Second pendulum is the one which has time period 2 seconds. Okay? अगर अब आपको टाइम पीरियड मालूम है और G की वैल्यू 9.8 मालूम है, तो L निकाल कर बताइए लेंथ। और इसका क्वेश्चन कैसा होता है? व्हाट इज लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम? नोट कर लीजिए, व्हाट इज लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम? G की वैल्यू रखिए 9.8 और T की क्या वैल्यू रखोगे? 2 सेकंड। ठीक है, फिर L की वैल्यू निकालो, निकाल के बताओ, और उसको आपको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए और आगे के लिए आपने उसे याद भी कर लेना है। अब हम याद रखेंगे that length of a second pendulum is 1 मीटर। एक चीज प्रैक्टिकल में आप लोगों को जरूरत पड़ती है, वो ये है कि जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमको ये दिया जाता है G की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हमको इसमें G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बाकी कौन कौन सी चीज हमें पता होनी चाहिए? टाइम पीरियड एंड लेंथ। टाइम पीरियड आप किससे कैलकुलेट करते हैं? आपको एक वॉच दी जाती है, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच से आप सेंटर से शुरू करेंगे और 1 2 3 ऐसे काउंट करते जाते हैं, 20 ऑसिलेशन काउंट कर लेते हैं, फिर 20 से डिवाइड करके एक ऑसिलेशन का टाइम निकल आता है। लेंथ कैसे निकालते हैं? What is effective length of a simple pendulum? Answer is effective length of a simple pendulum is from the point of suspension to the center of mass of the pendulum. तो effective length यहां से स्टार्ट होगी और ये जो यहाँ बॉब लगा हुआ है यहाँ पर खत्म नहीं होगी, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ तक, तो ये इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। तो इसके लिए क्या होगा? स्ट्रिंग की लेंथ, धागे की लेंथ प्लस इसका रेडियस। इसीलिए आपने देखा इस एक्सपेरिमेंट में आपको वर्नियर कैलिपर भी देते हैं। वर्नियर कैलिपर क्यों देते हैं? ताकि आप इसका डायमीटर निकालिए, डायमीटर को आधा करके रेडियस निकालिए, फिर इस धागे की लंबाई निकालिए और धागे की लंबाई में उस रेडियस को ऐड कर दीजिए। और धागे की लंबाई आप कैसे निकालते हैं? स्केल से। धागा कहाँ रखते हैं? ओके
यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होती है बच्चों से, क्योंकि हम लोग जो धागा लैब में आपको देते हैं वो टोटली इनएक्सटेंसिबल नहीं होता, ये उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनएक्सटेंसिबल नहीं होता। दूसरा, जब उसको हम नीचे वेट देते हैं तो वो खुलता है, ऐसा लपेटा हुआ रहता है धागा, और जब उसको कोई भी चीज आप बाहर वाली लटकाएंगे तो देखेंगे वो चीज ऐसे घूम रही, घूम के वो थोड़ा सा खुलता है, थोड़ा सा लंबा होता है। तो बेस्ट मेथड लेंथ नापने का याद रखिए, पेंडुलम को लटका दीजिए, हॉरिजॉन्टल में लेंथ मत नापिए, किसी दूसरे को बोलिए भी मत कि तुम पकड़ो और मैं लेंथ नापता हूं, क्योंकि वो ऐसा भी पकड़ सकता है, ऐसा भी पकड़ सकता है, इतना धागा कम ज्यादा हो जाता है, आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। तो इसीलिए बेस्ट मेथड है बॉब को लटका दीजिए। जब वो लटक रहा है उस समय यहां पर स्केल रखिए, मीटर स्केल आपको मिलती है यहां से यहां तक, और पेन से निशान लगा लीजिए मीटर स्केल। जब आपका मीटर स्केल पे निशान लग जाए उसके बाद मीटर स्केल को सीधा करके उसको सावधानी से पढ़ लीजिए। लेकिन लेंथ कब नापनी चाहिए? इन द कंडीशन व्हेन इट इज सस्पेंडेड। जिस कंडीशन में उसको ऑसिलेट करना है उसी कंडीशन की लेंथ को नापिए, नहीं तो हमेशा 1 मिलीमीटर कम या ज्यादा हो जाए। ठीक है, दिस इज ए प्रिकॉशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पेंडुलम। अब हम दूसरा सिस्टम लेते हैं, दैट इज ऑसिलेशन इन ए स्प्रिंग। नोट करिए, ऑसिलेशन इन स्प्रिंग में ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर हमने ये एक स्प्रिंग को रखा है, और इस स्प्रिंग के साथ में हमने एक बॉक्स या एक गुटका लगा दिया है, which has got, the body has got mass m. ओके, ये इसके साथ अटैच कर दिया है, एंड दिस इज ए स्मूथ सरफेस। लेट अस इमेजिन इट्स ए स्मूथ सरफेस, ताकि फ्रिक्शन का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब इसकी प्रेजेंट लोकेशन ये, यहां से हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के लिए इसको कंप्रेस किया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कंप्रेस करके इसकी ये पोजीशन हम यहां तक ले आए। अगर यहां तक पोजीशन ले आए, यहां बॉक्स आ जाएगा, यहां लाके हमने हाथ छोड़ दिया, जितनी एनर्जी लगानी थी हमने वर्क किया, एनर्जी इसको दे दी, बिल्कुल पेंडुलम जैसा केस, यहां लाके इसको छोड़ दिया। जब यहां लाएंगे तो स्प्रिंग का क्या होगा? तो आंसर है स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको पुश करेगा। किधर पुश करेगा? वापस पुश करेगा, और वो फोर्स कितना होता है? दैट फोर्स इज इक्वल टू kx. व्हाट इज x? Displacement. What is k? Spring constant. Okay, that is proportionate constant. Okay, F is equal to kx, और साइन कैसा रहेगा? माइनस, x इधर बढ़ता है, फोर्स इधर लगता है। ओके, अब दिस फोर्स यहां पर लाकर हमने छोड़ा, ये फोर्स उसको कहां ले जाएगा? पुरानी कंडीशन की तरफ, और फोर्स किसके प्रोपोर्शनेट है? x के। उस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू होता है। जैसे ये इधर से इधर ऐसे चलता जाएगा, x की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। जब ये स्प्रिंग वापस यहां पहुंच जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो लगने वाला फोर्स 0। अब स्प्रिंग उस पर फोर्स नहीं लगा रहा है, ये सोचता है कि ये ब्लॉक रुक जाएगा। क्या ब्लॉक रुकता है? नहीं रुकता। अब उसमें क्या आ गया? फोर्स लगा। फोर्स क्या पैदा करता है? अरे आप लोग सीक्वेंस कैसे भूल रहे हो? फोर्स क्या पैदा करता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बनाता है? वेलोसिटी। जब ये यहां आएगा तो इसके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। क्या चीज एप्लीकेबल होगी? इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। उस इनर्शिया वेलोसिटी के कारण ये क्या करेगा? इट विल कीप ऑन मूविंग।
तो इस पोजीशन को ओवरशूट करेगा और इधर चलते चला जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है इस तरह से ये यहां आ गया ब्लॉक, ओके। तो हमने मेन पोजीशन से इधर एक्स दबा के छोड़ा, जैसे ही एक्स दबाया फोर्स किधर काम करता है, इस तरह। यहां पर आकर फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। अब कौन काम करना शुरू कर देता है, इनर्शिया और वेलोसिटी। उसके लिए ओवरशूट होगा और इधर आ जाएगा। जब ये इधर आ जाएगा तो फोर्स का क्या होगा, एक्स फिर से डेवलप हो रहा है। अभी एक्स पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो फोर्स कैसा बनेगा, निगेटिव। तो इधर फोर्स काम करना शुरू कर देता है उल्टी डायरेक्शन। ये फोर्स अब क्या काम करता है, इसकी वेलोसिटी को कम करते जाता है। इसकी वेलोसिटी को कम करते जाएगा, धीरे 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 इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होगी उस समय इस पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स भी कैसा है, मैक्सिमम। यहां पर इसके पास मैक्सिमम फोर्स है, वो फोर्स इसको वापस खींचता है, फोर्स वापस खींचता है और खींच के कहां ले आता है, इस तरफ वेलोसिटी देता है। ये मेन पोजीशन पे पहुंचता है। मेन पोजीशन पे पहुंच के x जीरो हो गया। जब x जीरो हो गया तो फोर्स कितना हुआ, फोर्स जीरो हो गया। जब ये वापस आया x जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा क्या, नहीं। किस प्रॉपर्टी के कारण, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। इट विल ओवरशूट, इस तरफ आ जाएगा। जैसे ही इधर आएगा x माइनस हुआ, फोर्स प्लस हो गया, फोर्स की डायरेक्शन इधर चली गई। अब वो फोर्स इसको रोक देता है, क्योंकि यहाँ तो फोर्स की वैल्यू ही जीरो हो चुकी थी तो वो कुछ काम नहीं कर पाता था। जैसे ही x बढ़ता है फोर्स की वैल्यू बढ़ती है और वो फोर्स अब इतना ताकतवर हो जाता है कि इस चलती हुई चीज को रोकते रोकते यहाँ पर रोक देता है। यहां अगर इसने रोक दिया, रोकने से क्या चीज जीरो हो गई, वेलोसिटी। क्या चीज मैक्सिमम है, फोर्स। ये फोर्स इसको फिर इधर ले गया। सो दिस इज दिस सीक्वेंस एंड इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। कब तक ऑसिलेट करेगा, तो आंसर है कि आइडियल कंडीशन में ये इंफिनिटी तक ऑसिलेट करेगा, आइडियल कंडीशन में, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन इट। पर प्रैक्टिकल कंडीशन में देयर आर लॉस ऑफ एनर्जी, उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस लॉस ऑफ एनर्जी के कारण ये धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और धीरे धीरे ये एम्पलीट्यूड कम होते 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 लास्ट में मेन पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। तो ये है स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना होगा, तो स्प्रिंग के टाइम पीरियड के लिए देखिए, फोर्स इज इक्वल टू kx। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू kx। सो दिस वी कैन राइट एज, a को इधर ले आइए, k को इधर ले आइए, m अपॉन k इज इक्वल टू k अपॉन a। व्हाट इज दिस, m अपॉन k इज इक्वल टू x अपॉन a। व्हाट इज x, अच्छा एक चीज ये हमको क्या बताता है, एक्सीलरेशन is proportionate to displacement and opposite in direction. Therefore, this motion is also a simple harmonic motion. अगर हमने ये प्रूव कर दिया that acceleration is proportionate to x and acceleration नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये दोनों शर्तें किसकी हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, 2 पाई रूट x अपॉन a, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। यहां से अब हम लेते हैं इसको, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है एक्सेलरेशन। तो x अपॉन a किसके बराबर हुआ, x upon a is equal to m upon k. Therefore, time period is equal to 2 pi root m upon k. ये हमारा फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग। व्हाट इज m, मास ऑफ द ब्लॉक।
ठीक है, व्हाट इज के? स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी चीज का ये सेंटर वाले को पार क्यों करता था? क्योंकि इसके पास इनर्शिया था। किसी भी चीज का इनर्शिया हम नापते कैसे? आंसर है उसके मास से नापते। तो ये जो मास है ये किसका मेजरमेंट है? इनर्शिया का। के क्या है? फोर्स, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली ये क्या चीज है? फोर्स। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर फोर्स फैक्टर। यानी टाइम पीरियड बढ़ता कब है? जब कौन सी चीज बढ़ेगी? इनर्शिया वाली चीज बढ़ेगी। तो क्या चीज बढ़ जाएगा? टाइम फैक्टर। और टाइम फैक्टर छोटा कब होगा? जब फोर्स फैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स फैक्टर बढ़ना। स्प्रिंग कैसा है? जैसे सुनिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक हमने लूज स्प्रिंग लिया, ढीला, और एक टाइट स्प्रिंग लिया। दोनों में एक मास को, बराबर मास को लटका के ऐसे छोड़ा, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। किसका टाइम पीरियड कम होगा? अगर आप किसको कंपेयर करोगे? के। किसका के ज्यादा होता है? कौन फोर्स ज्यादा लगाता है, टाइट की लूज? टाइट वाला फोर्स ज्यादा लगाएगा, उसका के ज्यादा होगा। अगर के ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम। टाइम पीरियड कम होगा तो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा। टाइम पीरियड कम का मतलब जल्दी ऑसिलेट करेगा। समझ आया? इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे। ओके, एक बड़ा जरूरी एप्लीकेशन घड़ी के केस में होता है, पेंडुलम वाली घड़ी के केस में। उसमें हमारा क्वेश्चन आता है that if we take the clock to the hill, will it gain time or will it lose time? ओके, सबसे पहले गेन और लूज का क्या मतलब होता है? लेट होने को हम क्या बोलेंगे? गेन टाइम की लूज टाइम? लूज। अगर एक घड़ी लेट हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज लूजिंग टाइम। 6 बज गया शाम का और हमारी घड़ी 5 बजे बता रही है, तो इट इज लूजिंग टाइम। समझ गए? वी आर लूजिंग टाइम। अच्छा, ऐसा कब होगा? तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हम पेंडुलम को ग्राउंड फ्लोर, ये अपना अर्थ सरफेस से ऊपर पहाड़ की सरफेस पर ले गए, तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम। जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा? ज्यादा। अगर टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, अगर टाइम पीरियड ज्यादा हो गया तो 1 घंटे में या 1 मिनट में हमारा पुराना ओरिजिनल पेंडुलम कितने ऑसिलेशन करता था? 30, राइट? जब हम ऊपर चले गए तो वो 30 ऑसिलेशन करेगा, कम करेगा कि ज्यादा करेगा? ये चीज आपको सोचनी। टाइम पीरियड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। हमारे पास अवेलेबल कितना है? 1 मिनट में 60 सेकंड, लेकिन अब वो झूलने में ज्यादा टाइम लेता है, तो 30 ऑसिलेशन कर पाएगा कि नहीं? राइट, इस तरह से सोचिए। टाइम हम उसको कितना दे रहे हैं? 1 मिनट ही दे रहे हैं, जो कि ओरिजिनल टाइम है। लेकिन जब वो ग्राउंड पे था तो कितने ऑसिलेशन कर लेता था? 30। तो हमने सेट कर दिया था उसको। 30 ऑसिलेशन मींस 60 टाइम्स सुई आगे पीछे होगी। लेकिन जब वो पहाड़ पर गया तो उसका टाइम पीरियड बढ़ गया, लेकिन हमने तो उसको 60 सेकेंड ही दिया हुआ है 1 मिनट में। तो अब क्या वो 30 ऑसिलेशन कर पाएगा? नहीं करेगा। 29 ऑसिलेशन करेगा। अगर 29 ऑसिलेशन करेगा तो हमारी सुई कितनी आगे बढ़ेगी? 58 सेकेंड। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम कितना बीत रहा है? 60 सेकेंड। घड़ी कितना दिखा रही है? 58 सेकेंड। इट इज लूजिंग टाइम। घड़ी लेट हो रही है, सो इट इज लूजिंग टाइम। समझ में आया? तो ये नोट कर लीजिए। When we go above the hills, when we go above the hill,
the time period of oscillation increase, frequency decrease. टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज. therefore a clock shows less time and therefore it loses time. ओके, ये चीज समझ में आ गई. अब कितना टाइम लूज करती है इसको कैसे निकालेंगे? ग्राउंड पर हम जी की वैल्यू क्या रखेंगे? 9.8. और वहां पहाड़ पर हमको जो जी की वैल्यू बताई जाएगी उसको रखेंगे और दोनों का फ्रीक्वेंसी को आपस में कंपेयर कर लेंगे. ग्राउंड में हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/G. तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1/टाइम. तो 1/टाइम किसके बराबर होगा? 1/2π√G/L. इससे फ्रीक्वेंसी निकलेगी और जब आप पहाड़ पर जाएंगे जी की नई वैल्यू रखेंगे. जी की वैल्यू रखने से नई फ्रीक्वेंसी आएगी. क्या पता लगता है इससे? सुनिए, ग्राउंड पे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली 60, तो घड़ी में कितने सेकंड हो गए? 60 सेकंड. यही हम पहाड़ पे गए, हमने कैलकुलेशन की, आया 59. तो पहाड़ पे हमारी घड़ी कितना बताएगी? 59 सेकंड. कितनी लेट हो गई? 1 सेकंड फॉर एवरी 1 मिनट. ये हमको आंसर निकालने को बोला जाता है. दिस मेक्स ए 5 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन. तो घड़ी कितनी लेट होती है, कितनी एडवांस होती है, उसके लिए ये वाला लेट ही होती है, एडवांस नहीं होती, क्योंकि जी की वैल्यू हर जगह कम होती है. ठीक है, इस तरह से आप निकालेंगे. अगर आपको इसका एक आध न्यूमेरिकल मिले करके देखिए, नहीं बनता है फिर हम क्लास में करेंगे. इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है, अदरवाइज फॉर्मूला इतना है. ओके, सो दिस मेक्स द टू सिस्टम. अब हमारे थोड़ा सा बच गया है फोर्स्ड ऑसिलेशंस. अगली क्लास में उसको करेंगे.